हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु अर्थात एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 5 यानी 5वां व्याख्यान है। और इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की सफलताएं। जो नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने, जो परमाणु की तस्वीर प्रस्तुत की, उससे किन किन पर घटनाओं की व्याख्या की जा सकी, वो कहाँ तक सक्सेसफुल था ये मॉडल, इसकी चर्चा करेंगे। और कुछ डीमेरिट्स की बात भी करेंगे, जो डिफ़िकल्टीज़ थी इस मॉडल में उनकी भी बात करेंगे बच्चों। तो पहले सफलताओं की बात कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, रदरफोर्ड के कहने पर जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो कि गाइगर और मासडन के द्वारा किया गया था। ध्यान है ना बच्चों, पिछले लेक्चर्स की बातें ध्यान होंगी। तो उस एक्सपेरिमेंट के प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में जो रदरफोर्ड ने बताया, उसको बेस मान करके बहुत सारी बातों की पुष्टि हुई, बहुत सारी परघटनाओं की व्याख्या हो सकी। जैसे कि परमाणु उदासीन है, इस बात की व्याख्या हो गई। तो इस मॉडल से परमाणु के विभिन्न गुणों, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं परमाणु के अंदर, तो इस मॉडल के अनुसार लिखते चलते हैं। इस मॉडल के अनुसार या इस मॉडल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियर मॉडल, इस मॉडल के आधार पर परमाणु के अनेक गुणों, परमाणु के अनेक गुणों की सफल व्याख्या की गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की, यानी इस मॉडल के बेस पर बच्चों हमने परमाणु की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी। जैसे आपको पता है कि परमाणु उदासीन होता है, आप जानते हैं इस तथ्य को कि परमाणु उदासीन होता है, इसकी व्याख्या हो गई इस मॉडल के आधार पर। कैसे? देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया बच्चों, जो चित्रण प्रस्तुत किया परमाणु का, तो रदरफोर्ड ने ये बताया था बच्चों कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का एक गोलीय आकृति का होता है। उसका आकार कैसा होता है? गोलीय होता है बच्चों। जो परमाणु है गोलीय होता है, ये बात बताई थी किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। चलिए कुछ कुछ गोल तो बन ही गया। तो बच्चों जैसे ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है परमाणु, और इसके सेंटर पर बहुत सूक्ष्म से वॉल्यूम में, आयतन में, स्थान में, बहुत सूक्ष्म स्थान में इस नाभिक का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये नाभिक है। और यहाँ क्या है? धनावेश। इसका जो समस्त धनावेश है वो यहाँ पर है, ठीक, प्लस ZE। और जो ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में जितना धनावेश होता है नाभिक के अंदर, धनावेश होता कहाँ है परमाणु में? नाभिक के अंदर। तो नाभिक में जितना धनावेश है, वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल चार्ज है वो भी उतना ही होता है। तो जैसे नाभिक का आवेश हो गया, नाभिक का आवेश कितना हुआ बच्चों? प्लस ZE।
और इलेक्ट्रॉनों का आवेश उस परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन संक्षेप में लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश -Ze, ठीक है। तो परमाणु में यही है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, परमाणु का कुल आवेश, परमाणु का कुल आवेश जोड़ने पर, हम प्लस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। कुल आवेश कितना आएगा बच्चों, बताएं। 0। प्लस के Ze और माइनस के Ze अगर जोड़ेंगे तो कितना आवेश आएगा, 0, यानी उदासीन, यानी न्यूट्रल, यानी परमाणु पर टोटल चार्ज 0 है। इसकी व्याख्या हो गई। परमाणु में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे प्रकाश वैद्युत, तापायनिक उत्सर्जन होता है, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन कि जब किसी पदार्थ को, जब किसी धातु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। इसकी व्याख्या भी इस मॉडल के आधार पर हो गई बच्चों। तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल बात नहीं करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि, तापानिक उत्सर्जन की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई बच्चों, की सफल व्याख्या। इस मॉडल के आधार पर परमाणु के कई गुणों, जैसे तापानिक उत्सर्जन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, तापानिक उत्सर्जन की भी सफल व्याख्या हुई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हो गई, परमाणु उदासीन होता है इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो बच्चों एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ था, तो उस प्रयोग में हमें कुछ विचित्र बातें नजर आ रही थी कि कुछ एल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए बिना डेविएट हुए, उनमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हुआ, कोई विक्षेप ही नहीं हुआ, जैसे आए वैसे ही सीधे चले गए कि उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनकी गति पर। कुछ क्या हुआ, न्यून कोण पर विक्षेपित हो गए, ऐसे जा रहे थे ऐसे मुड़ गए। कुछ क्या हुआ, ऐसे जा रहे थे अधिक कोण पर रिपेल हो गए। कुछ जस्ट 180 डिग्री पर ऐसे जा रहे थे लेकिन ऐसे लौट आए। तो भिन्न भिन्न अल्फा पार्टिकल्स भिन्न भिन्न मार्गों पर विक्षेपित हो रहे थे, भिन्न भिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो रहे थे। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर परमाणु की ये तस्वीर चित्रित की गई थी बच्चों। परमाणु कैसा होता है, उन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु के बारे में बताया था। तो एक तरीके से इस मॉडल के आधार पर, इस मॉडल से किसकी व्याख्या हुई बच्चों, इस मॉडल से एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षणों की, जो ऑब्जर्वेशंस थे, प्रेक्षणों की सफल व्याख्या की गई। सफल व्याख्या या सफल की व्याख्या करने में सफल रहा, ऐसे कह दो। यह मॉडल या की सफल व्याख्या की गई। कहने का शब्दों का फेर है, कैसे कह लो। हमने ये लिख दिया बच्चों कि इस मॉडल से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षणों की सफल व्याख्या की गई, या ऐसे कह लो इस मॉडल के आधार पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सफल व्याख्या की गई, या यह मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षणों की व्याख्या करने में सफल रहा। बात तो एक ही है, घुमा फिरा कह रहे हैं, शब्दों को इधर उधर कर रहे हैं। यानी इससे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और जो एटम है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि थर्मोआयनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या एटम जो है न्यूट्रल होता है, इन प्रॉपर्टीज़ की भी हम सफल व्याख्या कर सके इस मॉडल के आधार पर।
तो ये रही बच्चों कुछ सफलताएं रदरफोर्ड मॉडल की। तो एक शुरुआत थी परमाणु को जानने की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी थ्योरी थी बच्चों। रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी बच्चों, जो सिद्धांत था, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। किताबों में लिखा होता है परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की कमियाँ। तो बच्चों अच्छा नहीं लगता। इतने महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड जिन्होंने नींव डाली परमाणु को समझने की, नाभिक को समझने की, पदार्थ की स्ट्रक्चर समझने की बच्चों, तो वहाँ कमियाँ शब्द कहना थोड़ा अटपटा लगता है। मुझे तो अटपटा लगता है। तो मैं कमियाँ नहीं कहूँगा, क्या कहूँगा, कठिनाइयाँ, कुछ दिक्कतें आ रही थी इस मॉडल में। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कठिनाइयों की बात करेंगे इस मॉडल में जो थी। तो टेक है स्क्रीनशॉट इमीडिएटली बच्चों। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। जो थ्योरी है रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने जो कॉन्सेप्ट दिया एटम का, उसमें मुख्यतः दो परेशानियां आती हैं बच्चों। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की कठिनाइयां, दैट इज डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज विद रदरफोर्ड न्यूक्लियर, सी है बच्चों, न्यूक्लियर डिफिकल्टीज विद रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या क्या डिफिकल्टी आ रही थी? तो बच्चों मुख्यतः दो डिफिकल्टी हैं। चलिए एक एक करके बारी बारी से दोनों कठिनाइयों की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात आती है परमाणु के स्थायित्व के बारे में। परमाणु का स्थायित्व, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बच्चों अगर हम रेडियो एक्टिव पदार्थों की बात न करें, उन्हें छोड़कर, रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़ दें, तो जनरली जो परमाणु है बच्चों वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, कोई आंधी तूफान बारिश कोई प्राकृतिक आपदा न आए, यानी तो ये जो चौक मेरे हाथ में है बच्चों, जितना है उतना ही बना रहेगा। ये नहीं कि धीरे 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 ये खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे ना बात? जितनी अमाउंट है उतनी ही बनी रहेगी। यानी परमाणु स्थायी है, वो घटता नहीं है, उसकी मात्रा कम नहीं हो रही। क्लियर हो रही है ना बात? मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो भी बच्चों इसकी मात्रा कम नहीं हो रही। इसके कण अलग होकर छूट कर इस बोर्ड पर चिपक जाते हैं, फिर मैं साफ कर देता हूं, नीचे गिर पड़ते हैं, मात्रा उतनी ही रहती है। यानी परमाणु नष्ट नहीं हो रहा, स्टेबल है। तो ये मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि स्थायी क्यों है, परमाणु नष्ट क्यों नहीं हो रहा। बात ध्यान से समझ रहे ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि परमाणु स्थायी है, उसकी मात्रा कम नहीं हो रही। तो इस बारे में अगर ये मॉडल लगाते हैं हम, तो दिक्कत कहाँ आती है बच्चों? देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिस पर परमाणु का समस्त धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बच्चों? बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है वृत्तीय कक्षाओं में। तो जब वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा बच्चों, तो देखें ध्यान से समझना। जैसे ये मैंने एक वृत्तीय कक्षा बनाई, हल्के हाथ से ही बनाता हूँ, ये इस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो देखें यहाँ पर इसका वेग इस दिशा में है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसका वेग यहाँ होगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो उसके वेग की दिशा ये होगी, यहाँ आ गया तो उसके वेग की दिशा ये होगी। स्पर्शरेखा खींच करके ही तो दिशा निकालेंगे बच्चों। बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन में जो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, उसमें एक त्वरण है, और वो त्वरण कौन सा है? अभिकेंद्र त्वरण, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, अभिकेंद्र त्वरण। और विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है बच्चों जो मैक्सवेल ने दी थी, उसके अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण, कैसा कण, और किस थ्योरी से बात कर रहे हैं बच्चों? आपने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पढ़ा था, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय या वैद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी कह लो, उच्चारण है, थियोरी कह लो। मैक्सवेल के वैद्युत चुम्बकीय सिद्धांत से क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताएं? कि जो त्वरित आवेशित कण हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं ऊर्जा के रूप में, यानी उनसे ऊर्जा निकलती है, रेडिएट होती है, रेडिएशंस निकलते हैं। कब? जब आवेशित कण त्वरित होता है। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार, लिख देता हूँ मैं, ये मेन बात है, के अनुसार त्वरित आवेश, और यहाँ त्वरित है आवेश में त्वरण है, के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत या वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा या विकिरण, बात समझ रहे हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों या ऊर्जा कह लें या वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों? यानी क्या निकल रहा है उनसे? ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा ही तो है, वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं, ऊर्जा के, मतलब ऊर्जा होती है ये। तो बच्चों किसी बाल्टी में पानी भरा है और उसमें हमने कोई छेद कर दिया, उससे पानी लगातार निकल रहा है, तो बाल्टी के अंदर पानी की मात्रा कम होती जाएगी। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों से एनर्जी रेडिएट हो रही है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में, कैसे ही कह लो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, ऊर्जा कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा था, जब ऊर्जा कम होने लगी तो छोटी सी कक्षा में गति करता जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गति कर रहा था, ऊर्जा कम हुई बच्चों, अब क्या हुआ, इसने अपनी ऑर्बिट को छोटा किया, ऊर्जा और कम हुई और छोटा किया, ऊर्जा और कम हुई और छोटा किया, ऊर्जा कम हुई, इसने अपनी कक्षा को और छोटा किया। फिर क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बच्चों? नाभिक में गिर पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और जब नाभिक में गिर पड़ेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, परमाणु समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी है। समझ रहे ना बात? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चित्र सुंदर सा नहीं बना बच्चों, अभी दोबारा बना देंगे। एक बार फिर समझ लें कि मैक्सवेल्स थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल्स की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके अनुसार त्वरित गति करता हुआ आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय रेडिएशन उत्पन्न करता है, विकिरण उत्सर्जित होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कैसे कह लो भाई। तो उसकी ऊर्जा में निरंतर लगातार कमी आती जाएगी,
जिससे कि उसकी जो ऑर्बिट है, चक्कर लगाने की जो कक्षा है, उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये सर्पिलाकार मार्ग पर गति करता हुआ नाभिक में जाकर के गिर पड़ेगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। तो यहाँ कुछ परेशानी आ रही है ना, यानी जो परमाणु जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें डाउटफुल एक प्रॉब्लम आने लगी, कठिनाई, डिफिकल्टी आ गई। तो ये डिफिकल्टी है बच्चों, इनमें सुधार किया गया है बच्चों। ऐसा नहीं कि मॉडल को गलत कर दोगे, भाई गलत कैसे कर दोगे, इनमें आगे बात आएगी। नील्स बोहर ने इनमें सुधार किया था इस थियोरी में। ये जो थियोरी है कहना चाहिए, ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, उसमें सुधार किया था नील्स बोहर ने। बाद में बात करेंगे बच्चों, एकदम सब बातें नहीं। तो अब एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं। जैसे हम ये कह रहे थे बच्चों, कहाँ बना, यहाँ बना दें, चलिए। ये है न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता हुआ बावला सा घूम रहा था चारों ओर, एनर्जी रेडिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसकी जो ऑर्बिट है, जब ऊर्जा कम होती जा रही है तो ऑर्बिट छोटी होती जाएगी बच्चों, और इस तरीके से इसकी कक्षा छोटी होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इसमें गिर पड़ेगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो ये कठिनाई है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरी डिफिकल्टी की बात करेंगे। अब बच्चों जो दूसरी डिफिकल्टी है उसके बारे में बात करते हैं। इस मॉडल में एक समस्या और है, एक और डिफिकल्टी है, वो है परमाणु के स्पेक्ट्रम के संबंध में है। परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्णक्रम, जैसे विबग्योर दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, आपने विबग्योर पढ़ा था, बैंगनी हप्पी नाला विबग्योर, ध्यान है ना। सूर्य के श्वेत प्रकाश का जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें 7 रंग, 7 प्रकार की तरंग दैर्ध्य यानी 7 वेवलेंथ दिखाई देती हैं। तो उसी तरीके से परमाणु का जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तब क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं, यानी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जैसे ये नाभिक है, थोड़ी सी गलती कर गए रदरफोर्ड, बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर गए, वही मामला गड़बड़ हो गया। कैसे? रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, हर संभव कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, उन्होंने कक्षा को निश्चित नहीं किया कि इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने क्या कहा? हर संभव कक्षा में, ठीक है ना, हर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में। कौन? इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? नाभिक के परत है, इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? समझें, यानी इन एनी ऑर्बिट, कोई ऑर्बिट निश्चित नहीं कि जो रिवॉल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इन एनी ऑर्बिट, यही शब्द गड़बड़ कर गया, एनी।
फिक्स नहीं की ऑर्बिट, कि कंडीशन नहीं लगाई कि इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्वांटाइजेशन नहीं किया ऑर्बिट का। तो इन एनी ऑर्बिट का मतलब किसी भी कक्षा में, यानी हर एक कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुने, हर कक्षा की त्रिज्या अलग होगी, हर कक्षा की कोणीय आवृत्ति अलग होगी। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अलग अलग फ्रीक्वेंसी से चक्कर लगाएंगे, जो रिवॉल्यूशन होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे एक ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की आवृत्ति अलग होगी, इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग होगी। बच्चों बात समझ रहे हैं? तो अलग अलग कक्षाओं की आवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। और मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अभी बताया था, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जो रेडिएशन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन जब त्वरित गति तो कर ही रहा है, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो इससे जो विकिरण उत्सर्जित होगा, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तरंगों के रूप में, विकिरण के रूप में, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो जितनी आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है उसी आवृत्ति के रेडिएशन को उत्सर्जित करेगा। ध्यान से सुनना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी आवृत्ति से, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है, वही तो आवृत्ति हुई। तो जैसे फॉर एग्जांपल आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज से चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, मान लो इसके चक्कर लगाने की आवृत्ति इतनी है, इस वृत्तीय कक्षा की आवृत्ति इतनी है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस वृत्तीय कक्षा में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तरंगों के रूप में, रेडिएशन के रूप में, तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो इतनी ही होगी, 10⁻14 हर्ट्ज। बात समझ गए? जितनी आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है उतनी ही आवृत्ति का रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है। तो यहाँ क्या कहा था, इन एनी ऑर्बिट, हर एक कक्षा में चक्कर लगा सकता है। तो बच्चों उस परमाणु में क्या होना चाहिए कि हर एक तरंग दैर्ध्य, हर एक आवृत्ति होनी चाहिए, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम है परमाणु का, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, वो कैसा होना चाहिए बच्चों, सतत, कॉन्टिन्यूअस, सतत होना चाहिए। यानी वहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं होगी, कोई भी तरंग दैर्ध्य मिस नहीं होगी। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में संबंध तो जानते ही हैं, न्यू इक्वल्स टू c/λ। न्यू आवृत्ति है, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लैम्बडा बराबर c/ν। तो जब सभी न्यू संभव हैं तो सभी वेवलेंथ, सभी तरंग दैर्ध्य संभव होंगी। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बात समझ गए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कोई गैप नहीं, कोई मिसिंग नहीं, कोई तरंग दैर्ध्य अनुपस्थित नहीं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जब एक्सपेरिमेंटली परमाणु का स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो वहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं बच्चों, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना, ये रेखाएं मिल रही हैं, यानी यहाँ मिसिंग है, यानी इतने हिस्से में तरंगदैर्ध्य गायब हैं। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही मिलती हैं, यानी कि गड़बड़ है, डिफ़िकल्टी है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, the spectrum of atom should be continuous, but experimentally it is found that the spectrum of atom is line spectrum। लाइन स्पेक्ट्रम था, रेखीय स्पेक्ट्रम मिला, बहुत सारी वेवलेंथ मिसिंग थी, गायब थी, अनुपस्थित थी। तो यहाँ बात मैच नहीं कर रही, मैचिंग नहीं हो रही, बात की तालमेल नहीं बैठ रहा, यानी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। और वो प्रॉब्लम इसी बात से क्रिएट हुई बच्चों कि रदरफोर्ड ये कह गए कि सभी संभव कक्षाओं में, हर एक कक्षा में चक्कर लगा सकता है इलेक्ट्रॉन।
लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। आगे क्वांटम थ्योरी लगा करके नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ सुधार किए हैं बच्चों। तो बाद की बातें हैं, पहले अभी यहाँ रदरफोर्ड की ही बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये हर बात पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय होता है, लेकिन अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय न होकर सतत होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रयोग से देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से किसी भी एटम का अवशोषण वर्णक्रम या उत्सर्जन वर्णक्रम देखते हैं तो हमें रेखीय वर्णक्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसमें बहुत सारी तरंगदैर्घ्य मिसिंग होती हैं, अनुपस्थित होती हैं बच्चों। तो तालमेल सही नहीं बैठा, यानी परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गलती है, और वो गलती बच्चों यही है, वो कह गए एनी ऑर्बिट कक्षाएं, हर एक कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। ये आगे बात करेंगे। बोहर ने सुधार किया है, बोहर ने कक्षाओं को निश्चित किया कि इस ऑर्बिट के बाद ये ऑर्बिट आएगी, बीच में कोई ऑर्बिट नहीं होगी, तो इसलिए बीच में वहाँ कोई तरंगदैर्घ्य नहीं मिली है, ठीक है ना। लेकिन ये अभी अगर हम समझाने की कोशिश भी करें तो आप समझ नहीं पाएंगे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी सिखाने हैं इस बात को समझने से पहले। तो चलिए खैर, आज हमने बात कर ली बच्चों परमाणु के जो रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल है परमाणु का, जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, उसमें कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स नहीं कहनी चाहिए बच्चों, किताबों में लिखा मिलेगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, कमियाँ। अरे कमी मत कहो बच्चों, थोड़ा तो इनका सम्मान करिए। तो जो डिफ़िकल्टी थी वो समझ में आ गई, और इस मॉडल की जो सफलताएं थीं, जो मेरिट्स थीं, वो भी आपने यहाँ सीख ली। तो अब बच्चों इस मॉडल में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सुधार अगले लेक्चर में करेंगे। कौन करेंगे? हम नहीं करेंगे, नील्स बोहर करेंगे बच्चों। मैं तो केवल आपको पढ़ाऊँगा। किसने किया इसमें करेक्शन? किसने मॉडिफाई कर दिया? रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा सुधार किया, छोटी छोटी बातों की जो कमियां थीं वो इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे कल नए लेक्चर में। बड़ा आनंद आएगा बच्चों। चैनल पर बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, सुंदर से नोट्स बनाइए। तो मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। बोहर परमाणु का बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।